नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य के अंतर्गत पाठ 13 निदेशन प्रारंभ किया है और हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देख लिया था कि निदेशन का क्या अर्थ होता है, क्या उसका तत्व है। साथ साथ हमने निदेशन के विभिन्न घटकों के बारे में बात करनी शुरू की थी जो कि हैं संप्रेषण, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। ठीक है ना, लीडरशिप। तो अब हम बात करेंगे जब हम संप्रेषण करते हैं तो प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रभावी संदेश वाहन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो 4 प्रकार की बाधाओं का सामना हमको प्रभावी संप्रेषण को करने में आता है, सामने आती हैं। कौन कौन सी? दृष्टिकोणात्मक बाधाएं, एक तो है भाषागत बाधाएं, फिर है दृष्टिकोणात्मक बाधाएं। दृष्टिकोण किसका क्या है, क्या माइंडसेट है, उसके हिसाब से जो हर्डल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं। अगली है संगठनात्मक बाधाएं और सबसे लास्ट है व्यक्तिगत बाधाएं। तो भाषागत बाधाओं में हम एक एक करके देख लेते हैं सबको क्या क्या है। भाषागत बाधाओं में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले आते हैं विभिन्न अर्थों वाले शब्द, जैसे आपकी किताब में कहा है मिनट। ठीक है ना, तो मिनट को इंग्लिश में MINUTE लिखते हैं। ठीक है ना, तो उसको मिनट को आप टाइम की एक यूनिट के रूप में भी उपयोग में लाते हैं और अगर आप मिनट को माइन्यूट कहें मतलब बहुत छोटा तो वहां पर उसका अर्थ चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मिनट शब्द समय के लिए भी प्रयोग होता है और छोटे के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है दोषपूर्ण अनुवाद। अब आपको किसी भाषा में कुछ लिख के दिया और आपने उसका अनुवाद करते समय जब किसी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया तो कुछ गलत कर दिया। ठीक है ना, तो होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको अनुवाद करते हैं तो अनुवाद दोषपूर्ण हो जाता है और अनुवाद के दोषपूर्ण होने से जो सूचना है वो भी दोषपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी एक बाधा आती है। ये कैसी बाधा है? भाषागत बाधा है। क्यों? क्योंकि भाषा के कारण है। अगला है गलत शब्दों का उपयोग। तो कभी कभी मैनेजर्स गलत शब्दों का उपयोग भी कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार संदेश वाहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर है अस्पष्ट मान्यताएं। अभी एक जो मैनेजर है वो कुछ और मानता है स्टेटमेंट से और दूसरा कुछ और मानता है। तो कभी कभी जो संदेश भेजने वाला है वो ये मानकर संदेश भेजता है कि संदेश की पृष्ठभूमि अथवा अन्य कुछ बातें संदेश को की जो प्राप्त करता है उसको पता है, लेकिन प्राप्तकर्ता को पता नहीं होती चीजें। तो इससे क्या होता है, इससे सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और प्रभावी संचार के मार्ग में अवरोध आ जाता है, बाधा आ जाती है। ठीक है, अगला है दृष्टिकोणात्मक बाधाएं। तो दृष्टिकोणात्मक बाधा में सबसे बड़ी जो पहली बाधा है वो है ध्यान में कमी। तो कभी कभी क्या होता है, जो संदेश पाने वाला होता है, जिसको संदेश मिल रहा होता है, वो किसी और कार्य में, किसी और महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, तो वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये संप्रेषण, ये जो प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए, सही प्रकार से संप्रेषण होना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। अगला है संकीर्ण सोच होना। तो कई बार कुछ लोगों की सोच बहुत संकीर्ण होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में ये मान्यता निहित होती है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के विचार खुले होंगे और वो सही प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे, उनकी सोच विस्तृत होगी। परंतु यदि कोई संदेश प्राप्त करता संदेश का अर्थ अपनी संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत करता है तो संप्रेषण इतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रेषक चाहता है, जितना भेजने वाला चाहता है उतना असर उस संदेश का नहीं पड़ पाता है। ठीक है ना, ऐसा ही है अपरिपक्व मूल्यांकन। तो कई बार क्या होता है कि लोग बहुत तेजी से सूचना के संप्रेषण में इतने तेज होते हैं कि जो भेजने वाला है संदेश उसकी सूचनाओं की प्रतीक्षा किए बिना ही उनको प्राप्त हुआ समझ बैठते हैं।
ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली उनको तो उसको ही वो पूरा मान लेते हैं और उसके बेस पर डिसीजन ले लेते हैं, जो कि गलत है। पहले आपको सही प्रकार से ध्यान से चीजों को मूल्यांकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि पूरी सूचना आई है या नहीं आई है। और लास्ट है अविश्वसनीय संप्रेषण। तो जब कोई उच्च अधिकारी अविवेकपूर्ण गलत निर्णय बिना सोचे विचारे दिए गए संदेशों को प्रेषित करता रहता है, तो ऐसे संदेशों पर प्राप्तकर्ता विश्वास नहीं करता है। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजते हैं तो भी लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अविश्वसनीय संप्रेषण हो रहा है आपके और प्राप्तकर्ता के बीच में। प्राप्तकर्ता को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है ना, आपने वो गडरिया वाली कहानी सुनी होगी, जो कि चिल्लाता था कि शेर आया शेर आया। जब शेर आया था तो तब भी लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। तो वहां क्या है? अविश्वसनीय संप्रेषण था। अगला है संगठनात्मक बाधाएं। तो संगठनात्मक बाधाएं क्या होती है? संगठन के प्रारूप, संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती हैं। जैसे नियमन, नीतियां। ठीक है ना, तो किसी भी व्यवसाय के अपने कायदे कानून होते हैं। ठीक है ना, इन कायदे कानूनों के तहत ही उस व्यवसाय के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं। तो व्यवसाय के ये कायदे कानून प्राय संप्रेषक के प्रवाह की दिशा या मार्ग को प्रभावित करते हैं। यदि किसी संगठन की नीतियां विषम होंगी तो संप्रेषण के प्रभाव में बाधा की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है ना, अगर सही नीतियां नहीं तो बाधा की संभावना अधिक होती है। अगला है पद। तो कभी कभी क्या होता है, जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, उच्च प्रबंधक होते हैं, वो अपनी सारी सूचनाओं को नीचे के लोगों के साथ साझा करना उचित नहीं मानते। ठीक है ना, उनको प्रबंधकों को प्रेषित नहीं करते हैं और कई बार नीचे के प्रबंधक भी ऊपर सूचनाएं नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो ये पद भी एक बाधा का काम करते हैं। अगला है संगठनात्मक नीतियां। तो संगठनात्मक नीतियों से मतलब ये है कि संगठन का स्वरूप किस प्रकार से है। हो सकता है कि एक, जैसे अगर कोई केंद्रीय संगठन है जहाँ पे कि सारी सूचना या सारी पावर एक ही जगह पे केंद्रित रहती है, तो एक केंद्रीय संगठन में सभी सूचनाएं उच्च अधिकारियों के पास केंद्रित रहेंगी और नीचे के जो अधिकारी हैं उन सूचनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अगला है शोर। तो शोर यानी कि नॉइज के कारण बहुत सी बार संप्रेषण का प्रभाव बाधित होता है। इस शोर में मानवीय शोर हो सकता है, यातायात के कारण शोर हो सकता है, पंखे, कूलर, मशीनों का शोर, ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। अगला है व्यक्तिगत बाधाएं। अब व्यक्तिगत बाधाओं में क्या है? व्यक्तिगत बाधाओं में जैसे मानवीय संबंध है। तो संगठन में अगर कर्मचारियों के बीच अच्छे और मधुर संबंध नहीं है तो सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं होगा। कई बार लोग जानबूझकर भी दूसरे से बात नहीं करेंगे और उसको सूचना नहीं देंगे। समयाभाव। कई बार क्या होता है, उच्च अधिकारियों की सोच होती है कि उन पर काम का बोझ अधिक है और समय के अभाव के कारण, समय की कमी के कारण वो जो संदेश हैं वो नहीं भेजते हैं, उसके प्रभाव पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अगला है अरुचि। कई बार उच्च अधिकारी संदेश के प्रसारण के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। उनको मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो संदेश नीचे तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, संचार के प्रवाह में रुकावटें आ जाती हैं। अगला है उचित प्रेरणा का अभाव। तो अधीनस्थों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके जूनियर्स अगर आपको कोई सुझाव दे रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो आपको अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सके। ठीक है ना, उनके अच्छे सुझावों के प्रति उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी है। इसके बिना आपको कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, अगला है संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। कौन कौन से? सबसे पहला सुझाव है, संप्रेषण से पूर्व आपको सलाह लेनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने वाले की आवश्यकता के अनुसार ही संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है ना, तो संप्रेषण से पूर्व सलाह का मतलब है कि आपको, जब आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को भेज रहे हैं तो उससे पहले अपने जूनियर से भी, अपने अधीनस्थों से भी सलाह लेनी चाहिए, ताकि जो संप्रेषण है वो सही प्रकार का हो। सूचना प्राप्त करने वाले की आवश्यकता के अनुसार ही संप्रेषण होना चाहिए। कोई भी अनसेंड, मतलब कुछ भी गलत सलत आपको जो उसके काम की नहीं है वो चीजें उसको सूचना के रूप में नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए सूचना का काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको संदेश भेजने वाले व्यक्ति को संदेश पाने वाले व्यक्ति के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, सुनने वाला जिस स्तर का हो उसी हिसाब से उसके पास संदेश भेजना चाहिए। संदेश वाहन से पूर्ण विचार स्पष्ट। ठीक है ना, संदेश वाहन से पूर्व विचारों में, जब आप संदेश भेजने जा रहे हो तो उससे पूर्व आपको विचारों में आपके स्पष्टता लानी चाहिए। अच्छा श्रोता। अब क्या है, ये बहुत बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो आपको मैनेजर के रूप में आपको कर्मचारियों की समस्याओं को अच्छे प्रकार से सुनना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा मैनेजर वो है जो सबको अच्छी तरीके से सुनता है, ठीक है ना। तो एक गुड लिसनर यानी कि अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगला है उचित प्रतिपुष्टि। तो उचित प्रतिपुष्टि का मतलब जो मैंने आपसे बताया था ना कि एक जो प्रेषक है वो भेजता है अपना संदेश, और जो प्राप्त करता है उस संदेश को रिसीव करता है, और रिसीव करने के पश्चात उसको प्रत्युत्तर देता है। तो प्रत्युत्तर को प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो संदेश उस जो प्राप्त करता है उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया। अगला है सरल भाषा। संप्रेषण में प्रयोग की जा रही भाषा सरल, समझने योग्य और प्राप्तकर्ता के स्तर की होनी चाहिए, हमने ऊपर ही बात की थी। अगला है संपूर्णता। जो संदेश आप भेजते हैं, जो सूचना भेजते हैं, वो संपूर्ण होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण श्रृंखलाएं। तो संप्रेषण श्रृंखलाएं सीधी तथा छोटी हों, जिससे सूचनाओं में देरी तथा व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सके, ठीक है ना। तो जो चेन है जिसके बीच की संप्रेषण किया जा रहा है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और सीधी होनी चाहिए, जिससे कि सूचनाओं में देरी ना हो तथा जो परेशानियां हो सकती हैं, उन व्यवधान जो हो सकते हैं उनको न्यूनतम किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो ये बात तो हो गई संप्रेषण की। संप्रेषण का जो कार्य है वो यहाँ पर समाप्त होता है। जो अगला कार्य है, जो अगला घटक है निर्देशन का, वो है पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण में क्या होता है, पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन बोलते हैं। तो सुपरविजन का काम होता है कि कर्मचारियों को क्या करना है, कैसे करना है, इस संबंध में दिशा निर्देश देना, ठीक है ना। तो जो मैनेजर जो होते हैं, जो मैनेजर जब जो सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं, उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो कार्य हो रहा है वो जो हमने प्लान किया था, जो निर्देश जो डायरेक्शंस दिए थे, उनके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कर्मचारियों को क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे दिशा निर्देश देने के पश्चात प्रबंधकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वे देखें कि कार्य निर्देशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। और यही देखना, इसी चीज को इसी को ही सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण कहते हैं। प्रबंधक पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्य निर्देशों एवं योजनाओं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो सारा काम है वो सही प्रकार से जो पहले डिसाइड किया था उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर पर्यवेक्षक निम्न प्रकार के काम करते हैं। कौन कौन से? अधीनस्थ कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले आदेशों को सुस्पष्ट करते हैं, उनको सही प्रकार से बताते हैं कि उनको क्या आदेश दिए गए हैं। अगर उनको समझ में ना आए कि क्या आदेश मिल रहे हैं कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों को उनको बताना पड़ता है, सुपरवाइजर्स को, कि उनको स्पष्ट करना पड़ता है कि इन आदेशों का क्या मतलब है। यह सुनिश्चित करना भी उनका काम होता है पर्यवेक्षक का कि अधीनस्थ कर्मचारियों के पास अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं हों। अगर आपने उनसे कुछ काम कराना है तो उसके हिसाब से उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए। कार्य करते समय निगरानी रखना और मार्गदर्शन करना भी पर्यवेक्षक का काम है, पर्यवेक्षण का कार्य है। प्रतिदिन के कार्यों में बहुआयामी पहलुओं के संबंध में सचेत कर उनके अनुभव के स्तर को और व्यापक बनाना, ये भी पर्यवेक्षक का काम है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो काम लोग कर रहे हैं, जो कर्मचारी लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम से जुड़े हुए सारे पहलू, ठीक है ना, वो किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, किस किस प्रकार से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, किस प्रकार से उनके काम का महत्व है, ठीक है ना, ये सारी चीजें उनको बताना। तो प्रतिदिन के कार्यों के बहुआयामी जो पहलू हैं, जो बहुत सारे जो उसके वर्जन हैं, ठीक है ना, उसके संबंध में उनको सचेत करना और उनको उनके अनुभव स्तर को, उनका जो एक्सपीरियंस है कर्मचारियों को, उसको और व्यापक बनाना, ये सब भी काम पर्यवेक्षक के हैं। साथ साथ अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जैसे एक सुपरवाइजर अगर है, उसके बीच में कई सारे कर्मचारी हैं उसके नीचे, ठीक है ना, तो वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो सारे कर्मचारी हैं उसके अंडर में, वो सारे के सारे इस प्रकार से काम करें कि एक दूसरे के साथ समन्वय रहे उनका, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वो लोग काम करें, समन्वय में काम करें। तो समन्वय स्थापित करना भी पर्यवेक्षक का काम है। अगला है गलतियों यानी कि त्रुटियों और जो भूल, उनको ढूंढना और उनको ढूंढकर उनमें सुधार सुनिश्चित करना, ये भी सुपरवाइजर का काम है। उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और गलत हो रहा है तो उसको सुधार करना, ये काम भी सुपरवाइजर का है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है पर्यवेक्षण का महत्व।
तो पर्यवेक्षण के महत्व का क्या मतलब है? योजनाओं पर्यवेक्षण का महत्व मतलब पर्यवेक्षण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो योजनाओं और समय सारणी के अनुसार कार्य पूरा कराने में पर्यवेक्षण का बहुत महत्व है, ठीक है ना। पर्यवेक्षण की सहायता से ही ये इंश्योर हो पाता है, ये पूरा हो पाता है कि जो काम है वो योजना के हिसाब से हो रहा है और जो टाइम टेबल, जो टाइम हमने निश्चित किया था उसके अनुसार हो रहा है। शीर्ष स्तर और मध्य स्तर के प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच की कड़ी होते हैं, ठीक है ना। कौन? जो पर्यवेक्षक हैं, वो जो टॉप मैनेजमेंट है, सबसे ऊपर का जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, और जो मिडिल स्तर का जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, उसके प्रबंध जो उसका प्रबंध करने वाले लोग हैं वो, और कौन? कर्मचारी। इनके बीच की कड़ी कौन होते हैं? इनकी बीच की कड़ी होते हैं सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर इंश्योर करते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को जो है वो ऊपर के लोगों तक पहुंचाएं, और जो ऊपर के लोगों के जो दिशा निर्देश हैं, आदेश हैं, उनको नीचे तक पहुंचाएं। ये कौन काम करता है? सारे सुपरवाइजर ही इस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है ना। तो पर्यवेक्षकों का ये काम है, ठीक है ना। तो मजदूरों और कर्मचारियों को विचार, योजनाएं एवं नीतियों के संप्रेषण के लिए प्रबंध के प्रवक्ता होते हैं। कौन? सुपरवाइजर, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? वो मजदूरों और कर्मचारियों के जो विचार हैं, ठीक है ना, उनकी जो योजनाएं हैं, वो जो नीतियां हैं, ठीक है ना, उनको बताते हैं प्रबंध को। और प्रबंध के प्रवक्ता होते हैं, प्रबंध की जो योजनाएं हैं उनको किसको बताते हैं? मजदूरों और कर्मचारियों को, ठीक है। तो मजदूरों और कर्मचारियों को विचार, योजनाएं एवं नीतियों के संप्रेषण के लिए प्रबंध के प्रवक्ता होते हैं। इसी प्रकार से जो पर्यवेक्षक हैं केवल वही ऐसे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति होता है जो प्रबंधकों की टीम के सदस्य के रूप में कर्मचारियों से संबंध जोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जो सब आपको पता है सबसे नीचे के लेवल पे होते हैं मैनेजमेंट में पर्यवेक्षक जो होते हैं, और उनका सीधे कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है? कर्मचारियों के साथ होता है। तो क्योंकि वो कर्मचारियों के निरंतर संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनके कर्मचारियों से अच्छे संबंध बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो प्रबंधकों की टीम के लोग हैं, ठीक है ना, है तो मैनेजमेंट का पार्ट, है तो प्रबंध का पार्ट, लेकिन वो उनके जो कर्मचारी हैं उनसे भी अच्छे संबंध हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो पर्यवेक्षण है इसके बारे में जान लिया, संप्रेषण के बारे में जान लिया है। अब हम पर्यवेक्षक के कार्यों के बारे में बात करेंगे। पर्यवेक्षक के कार्य, तो पर्यवेक्षक के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला काम होता है पर्यवेक्षक का उच्च प्रबंध और श्रमिकों के बीच कड़ी का कार्य करना। मतलब वो, जैसा कि हमने बात की थी कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मैनेजमेंट का पार्ट होने के साथ साथ जिनके की कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कर्मचारियों के बीच में रहना पड़ता है, कर्मचारियों से काम कराने का जो मेन जिम्मा है, जो सब, क्योंकि सबसे लास्ट कड़ी है वो मैनेजमेंट की, तो वो उनके जो संबंध है वो श्रमिकों के साथ अच्छे बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, उनके और श्रमिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वो उच्च प्रबंध के जो निर्देश हैं उनको श्रमिकों तक पहुंचाते हैं, और श्रमिकों की जो परेशानी है, श्रमिकों की जो कष्ट है, अनुभव है, मांगे हैं, उनको उच्च प्रबंध तक पहुंचाते हैं। अगला है मधुर वातावरण की स्थापना। तो जो क्योंकि आपको पता है वो दोनों के बीच की कड़ी है, तो उच्च प्रबंध और श्रमिकों के बीच में रहकर वो इन दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध स्थापित करते हैं और एक आदर्श वातावरण स्थापित करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्यवेक्षक का दूसरा कार्य है। इसके पश्चात श्रमिकों को निर्देश देना। जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मिडिल मैनेजमेंट है, वो सारी जो डायरेक्शंस हैं वो किसको देते हैं? वो पर्यवेक्षक को देते हैं, और पर्यवेक्षक फर्दर वो जो सारी डायरेक्शंस हैं वो नीचे पास ऑन करते हैं, वो श्रमिकों को बताता है, ठीक है ना। तो अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक पर्यवेक्षक श्रमिकों को कार्य का आवंटन करता है, कार्य का आवंटन करते समय उनकी योग्यताओं का ध्यान रखता है, वो उन्हें आवश्यक उपकरण, सामग्री आदि भी उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। ये सारे जो निर्देश देने का काम है वो पर्यवेक्षक का होता है। अगला है उत्पाद की गुणवत्ता। तो उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना इसकी कोशिश भी पर्यवेक्षक करता है। वो ये देखता है कि जो श्रमिक हैं वो काम जो कर रहे हैं वो योजना के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ साथ प्रत्युत्तर, एक पर्यवेक्षक श्रमिकों की शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य निष्पादन को देखता है, और इन कार्य निष्पादन के बाद श्रमिकों से प्रत्युत्तर भी प्राप्त करता है, और इससे उसको श्रमिकों की समस्याओं का
ज्ञान हो जाता है और भविष्य में वो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक बार जब काम कर लेते हैं श्रमिक तो उनसे पूछता है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इस काम को करने में कुछ परेशानी तो नहीं हुई। अगर कोई परेशानी हुई तो अगली बार वो उस परेशानी को सॉल्व करने में मदद करता है। साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुझाव भी वो देता है। वो देखता है कि कौन से श्रमिक को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है ना, उसके हिसाब से वो प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव देता है। ठीक है ना, तो ये हमने पर्यवेक्षण भी खत्म कर लिया जो अगला घटक था। इसके पश्चात जो एक नया अगला घटक आता है निर्देशन का एक और कार्य है, वो है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण। ठीक है ना, तो अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कोई आपको परिणाम प्राप्त करने हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के हिसाब से जो परिणाम प्राप्त हों, तो उसके लिए आपको जो मैनेजर्स को, कर्मचारियों को सक्रिय और प्रेरित करना पड़ता है। इसी को ही अभिप्रेरण कहा जाता है। ठीक है ना, यह क्या होता है, मोटिवेशन या अभिप्रेरण एक शक्ति होती है जो व्यक्ति में प्रबल इच्छा जागृत कर स्वेच्छा से इस प्रकार कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है कि वह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है ना, कई बार आप भी कुछ काम करने के लिए अभिप्रेरित होते होंगे। ठीक है ना, कई बार कई चीजें आपको मोटिवेट करती होंगी, तो वो सब अभिप्रेरण की ही एक अभिप्रेरण के ही कारण होता है। तो अभिप्रेरण क्या है, एक शक्ति की तरह काम करता है। ठीक है ना, कई बार कुछ चीजें ऐसे करते होंगे जो अपने मन से भी करते होंगे। ठीक है ना, आपको इंटरनली आती होंगी चीजें, अपने मन से ही भावना होती होगी कि मुझे ये काम करना है। तो ये सब क्यों कर पाते हैं आप, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से आप अभिप्रेरित हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो अभिप्रेरणा होती है संगठन में, वो दो प्रकार से हो सकती है, वित्तीय या गैर वित्तीय। तो वित्तीय में जैसे आपने जो आप सैलरी तो देती हो अपने कर्मचारियों को, उसके साथ साथ आपने उनको बोनस दे दिया, या मान लीजिए जो आपके यहाँ सेल्स वाले लोग हैं उनको आपने कमीशन दे दिया कि आप इतना सामान बेचोगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि कमीशन कहलाएगा। ठीक है ना, या फिर ये गैर वित्तीय भी हो सकते हैं कि आपने किसी की तारीफ कर दी, किसी को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिला दिया। ठीक है ना, तो ये सब, या कुछ ट्रेनिंग दिलवा दी। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब अभिप्रेरण के ही तरीके हैं, वित्तीय तरीके से करना या गैर वित्तीय तरीके से करना। अभिप्रेरण नकारात्मक भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, कई बार आप नेगेटिवली मोटिवेट हो जाते हैं कि अब आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है ना, आपके अंदर नेगेटिव मोटिवेशन आ जाता है। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की महत्व की। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, तो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना, दो चीजों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो होती है काम करने की योग्यता और दूसरी होती है काम करने की इच्छा। ठीक है ना, कई बार अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता है काम को करने की, लेकिन वो उस काम को करना ही नहीं चाहता है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे में फिर वो योग्यता किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, तो आपके अंदर इच्छा है और आप उस काम को करने के योग्य नहीं है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, तो भी आपके लिए बेकार है। तो अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है, कार्य की योग्यता को कार्य करने की इच्छा में परिवर्तित करने से। ठीक है, तो आपके अंदर कार्य की योग्यता है, तो और आपके अंदर कार्य करने की इच्छा कौन प्रेरित करेगी, अभिप्रेरणा प्रेरित करेगी। ठीक है ना, अभिप्रेरित करेंगे आपको। तो कार्य निष्पादन योग्यता और इच्छा दोनों पर निर्भर करता है। जो भी आप काम करते हैं उसका रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये आपकी योग्यता और आपके अंदर जो काम करने की इच्छा है वो उन दोनों पर निर्भर करेगी, तथा इच्छा अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के अगर आप चाहें तो अभिप्रेरणा के माध्यम से उस इच्छा को जगा सकते हैं। ठीक है ना, तो अभिप्रेरणा के कुछ लाभ क्या हैं, अभिप्रेरणा के कुछ लाभ क्या क्या हैं। अभिप्रेरण की सहायता से उपयुक्त अभिप्रेरण क्या है, उससे उत्पादन के साधनों जैसे मनुष्य, धन और माल, इन सब का अधिकतम उपयोग संभव है। अगर आप अच्छे से अच्छा मोटिवेशन डालेंगे तो आप जो सारे रिसोर्सेज हैं आपके, चाहे वो मैन हो, मशीन हो, या मटेरियल हो, या मनी हो, मनुष्य, धन या माल, उनका आप अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ जब आप मोटिवेट करेंगे अपने कर्मचारियों को, अभिप्रेरित करेंगे, तो उनमें अनुपस्थिति, वो एब्सेंट कम होंगे और काम छोड़कर जाने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर कम हो जाएगी, वो आपके यहाँ से नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ साथ अभिप्रेरणा के माध्यम से संगठन के प्रति अपनत्व की भावना भी
जागृत होगी, वो लोग संगठन को अपना समझकर काम करना प्रारंभ करेंगे। अभिप्रेरण से शिकायतों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिलती है, इससे शिकायतें कम होती हैं, ठीक है ना। और प्रबंध सक्षम एवं श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अभिप्रेरणा के माध्यम से ही अच्छे से अच्छे लोगों को अपने यहाँ नौकरी के लिए आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ सही प्रकार से अभिप्रेरित कर रहे हैं, आपके लोग खुश हैं, आप सही प्रकार से मोटिवेट करते हैं, तो अधिक से अधिक लोग आपके यहाँ ऑब्वियसली बात है लोग नौकरी ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके यहाँ काम करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो आप सक्षम और श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को आकर्षित कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे अभिप्रेरण के लाभ हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरण, आप किसी को अभिप्रेरित कैसे कर सकते हैं, मोटिवेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो तब तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके पास हमसे जुड़ने के लिए ये चीजें हैं जो हमारे विभिन्न जो माध्यमों से आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने जो आपको समझ में नहीं आता है वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे फिर हमेशा की तरह अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।